बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों। रब आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, मुस्कुराता हुआ रखे, और जो आपके प्यारे हैं जिनको देखकर आपकी आंखों को ठंडक मिलती है, वो चेहरे, वो प्यारे, वो आपके अपने जो हैं वो आपकी नज़रों के सामने रहें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त स्क्रीन के सामने मौजूद होंगे और सुबह उठते ही जो है वो एक अजीब सी जो है वो सुस्ती उनको महसूस होती है। वैसे तो सर्दी में ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है कि बिस्तर छोड़ना जो है वो एक बड़ा मुश्किल टास्क लग रहा होता है, और बस आप कह रहे हो तो थोड़ी सी देर और के जो है वो आप बिस्तर के जो है वो मज़े ले लें, एंजॉय करें। लेकिन क्योंकि काम करना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है, तो आपको जो है अपनी रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। बट येस, ये प्रॉब्लम कभी कभी उन लोगों के साथ भी होता है जो किसी तरह की बीमारी का शिकार होते हैं। वो ज़्यादा सुस्ती और काहिली को महसूस कर रहे होते हैं। रूटीन में आने के बाद भी जो है वो एक थकन, एक काहिली, एक सुस्ती जो है वो महसूस करते हैं। वो अपनी रूटीन को नॉर्मल तरीके से जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं, या अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। हमें लगता है शायद थकन की वजह से हो रहा है, या जो है वो ठीक हो जाएगा। हम ये सोचकर अक्सर जो है अपनी चीज़ों को जो है वो एक तरफ कर देते हैं। हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि जिन प्रॉब्लम से मैं गुज़र रहा हूँ या जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, आया उसकी वजह क्या है। क्योंकि इतनी सारी बीमारियाँ हैं जिन्होंने हम पे हमला किया हुआ है, और कुछ उनमें से ऐसी हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगियों में जो है वो ऐसे समझ लिया है कि ये तो होगी ही। एक उम्र में जाकर मुझे ब्लड प्रेशर लाजमी होगा, और अब हर दूसरा और तीसरा शख्स ये समझने लग गया है, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में ये रच बस गया है कि शायद शुगर जो है वो अब हमारी ज़िंदगियों में शामिल होनी ही है, या अगर शुगर हो गई है तो ठीक है, अब मैं सरेंडर करता हूँ और अब मैं इस मर्ज़ के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारूँगा। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि हम जब भी शुगर की बात करते हैं, मैं कहती हूँ हम शुगर के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको कबूल नहीं करना। ये एक ऐसी बीमारी है जो जब आपके जिस्म में पैदा होती है तो ना सिर्फ आपकी लाइफ को ख़राब करती है, बल्कि आपके मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स पर भी इसका ऐसा असर होता है कि आप जो है वो किसी काबिल भी नहीं रहते। इसको बैलेंस कैसे किया जाए, शुगर से बचा कैसे जा सकता है, ये एक ऐसा खामोश कातिल है जो आपको नुकसान पहुँचा रहा होता है। कहते हैं ना, आप अपने साथ सांप लेकर घूम रहे हैं, तो ये ऐसे ही एक मर्ज़ है। तो आज शुगर के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे कि वो लोग जिन्होंने अब तक टेस्ट नहीं कराए, वो भी जाकर जो है किस तरह के सिम्टम्स महसूस कर रहे हों तो उनको टेस्ट कराना चाहिए। तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो हमारे साथ आज डॉक्टर मौजूद है, मेडिकल की फ़ील्ड में इनकी बहुत सारी ख़दमात हैं, और जो भी इनसे इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जितनी भी इनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनमें रहते हुए ये लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं। जर्नल फिजिशियन हैं डॉक्टर सलमान ज़मान खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? आई एम गुड। वेलकम टू सलाम पाकिस्तान। और डॉक्टर साहब से आज हम जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से जो है वो बात करेंगे। शुगर जो है, ये ज़ियाबतीज़ जो है, आखिर ये मर्ज़ होता क्यों है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और हमारी इतनी बड़ी आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होगा जो शुगर का मरीज़ होगा, लेकिन अब तक जो है तशख़ीस ही नहीं हो पाई होगी कि वो शुगर के मर्ज़ से जो है वो गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो डायबिटीज़ है, ये शुगर, ये ज़ियाबतीज़, ये है क्या बीमारी और क्यों हो जाती है? देखें, ज़ियाबतीज़ और डायबिटीज़ बेसिकली जो व्हाट वी ईट, जो भी हम खाते हैं, चाहे रोटी खाएं, चावल खाएं, एनीथिंग, वो हमारी बॉडी में जाके लिवर में कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। ठीक है, दैट इज़ अ स्पेशल शुगर। और वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, साथ में हमारा एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, लबलबा जिसको कहते हैं, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है। वो इंसुलिन का काम ये होता है उस ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाना, और सेल्स में जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, थकावट। तो वो सेल्स तक अगर नहीं पहुँचे किसी भी वजूहात की वजह से, या इंसुलिन का लेवल बॉडी में डिफेक्टिव हो जाए, पेनक्रियाज डिफेक्ट हो जाए और वो इंसुलिन उतनी ना बनाए, उसका उतना लेवल ना हो ब्लड में उसको लेके जाने में ग्लूकोज को टू सेल्स, तो होता क्या है, ब्लड में नेचुरली ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाती है, एंड दैट वी कॉल्ड एज डायबिटीज़। उसको हम ज़ियाबतीज़ कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बड़ा आम सुना कि ये जो वाइट शुगर है आप इसका इस्तेमाल ना करें, इससे आपको शुगर हो जाती है। अच्छा,
अब हमारा जो सिस्टम है, या अगर मैं कराची की लाइफ की बात करूँगी तो इतनी जो है वो नफ्सा नफसी है, इतनी भाग दौड़ है, डिप्रेशन बहुत है, एनजाइटी बहुत है, टेंशन्स बहुत हैं। तो एक ख़बर आप ये भी सुनते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लो, उससे भी जो है वो तुम डायबिटीज़ में जो है मुब्तला हो सकते हो। तो असल वजह क्या ये शुगर, मीठा खाना, ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा टेंशन लेना, क्या वजह होती है? देखिए, इसके साइन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अलामत क्या है, उसके साइंस क्या है, जैसा आपने अपनी बात में खुद ही कह दिया। एक तो स्ट्रेस तो है, और मैं जब जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक उसका साइन है। और मैं जब अमेरिका में था, मैं उस रिसर्च का पार्ट भी रहा हूँ। अब ये सुन के आपको हैरानी होगी कि मुस्कुराना जो है ना, हमारे स्ट्रेस को ऑब्वियसली कम करता है, और ये हमारी शुगर को भी कम करता है। इसलिए मैं एडवाइस जी, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट रिसर्च। मैं पेपर्स अभी नहीं लाया उसके। तो लोगों को चाहिए कि पहले इनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा मुस्कुराएं, और ये मुस्कुराने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो ऑब्वियस बात है आपकी बॉडी बेहतर होगी। तो मुस्कुराना चाहिए, ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है हमारा। जब हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बात करते हैं तो हम उनको बोलते हैं भाई पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, मुस्कुराओ। और उसमें फिर मज़ीद बहुत सारे इसके साइन सिम्टम्स हैं। प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का बार बार आना, हाथ और पाँवों में सनसनाहट होना, या कोई टिंकलिंग जैसी कोई चीज़ होना, और भूख का ज़्यादा लगना। आदमी खाएगा मगर वेट लॉस होगा, पहले वेट गेन होगा फिर वेट लॉस होगा, मतलब उसको भूख लगेगी। इसको पॉलीफेजिया कहते हैं, और इसमें भूख ज़्यादा लगती है। और आदमी जब खाएगा, जितना भी खाएगा, तो उसको वेट नहीं बढ़ेगा, वेट लॉस होगा। ये उसकी साइंस हैं। और ऑब्वियसली बात है, ओबेसिटी, मोटापा, ये भी एक बहुत बड़ा। जो लोग मोटे हैं, जो अपना क्योर नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने डाइट को ख्याल नहीं करते, और उनमें भी डायबिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप रीज़न बता रहे हैं, असल में प्रॉब्लम ये है कि मर्ज इतने सारे हैं ना कि उनमें से प्रॉपर आप आइडेंटिफाई कर सके डायग्नोसिस। क्योंकि आप देखें, अगर हम मूड स्विंग्स की बात करें, वज़न का कम होना, बढ़ने की बात करें, वो तमाम चीज़ें जो शायद थायराइड में या और दूसरी बीमारियों में भी यही चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं। सो अगर आप अच्छे फिजिशियन के पास जाते हैं, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाता है कि आया जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है ना, जिस्म में वज़न बढ़ता है, कम होता है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, भूख लगती है, नहीं लग रही होती, या आप पेन महसूस कर रहे होते हैं, यही अलामतें हैं। लेकिन कुछ इनमें से ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर डायग्नोस करता है, देन वो आपको टेस्ट की तरफ भेजता है। आप रिसर्च की बात करते हैं, क्योंकि आप रिसर्च बेस्ड माशाल्लाह से जो है वो तमाम चीज़ों को कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो शायद हर तीसरा चौथा शख्स या पांचवा शख्स 60% आबादी पाकिस्तान की ज़ियादतीज़ में मुब्तला है। अच्छा। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर हम इसको इस तरह लें तो हर तीसरा शख्स, मेरी नज़र में, अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो आपका पड़ोसी के बराबर वाले घर में डायबिटिक होगा ही होगा। ये एक पाकिस्तान का भी एक एरा है जो इस वक्त इन्वॉल्व है। 60% पेशेंट डायबिटिक हैं। और इसके जो मेन साइंस हैं वो ये हैं कि इंसान को ज़्यादातर मुंह खुश्क रहेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब का ज़्यादा आना, और तीसरा भूख ज़्यादा लगना। ये 3 साइंस हैं। अगर जिन पेशेंट्स में हो तो उनको जाके अपने कुछ टेस्ट कराना चाहिए बेसिक। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है HbA1c। अच्छा, इनिशियली डायग्नोज करने के लिए लैब्स में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, उसके बाद HbA1c होता है। जो पेशेंट होते हैं उनकी लास्ट 3 मंथ्स की रिपोर्ट आ जाती है। और वैसे हम रैंडम और फास्टिंग शुगर से भी देखते हैं, मतलब एक डिटेल्ड है इसकी। ठीक है। अच्छा, ये जो टेस्ट की बात है ना, ये भी हम आगे प्रोग्राम में चल के बढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हम लोग ये होता है कि आप जिस तरह बाहर आप काम करते हैं या कुछ है तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। आपको ये होता है मुझे बार बार वॉशरूम जाना, बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब को कहना ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने पानी पीना छोड़ देना है। आपने अपनी रूटीन को देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एबनॉर्मल सी आप महसूस कर रहे हैं अपनी रूटीन में, अपनी बॉडी के अंदर। कुछ भी ऐसा है, इतनी नई नई बीमारियां हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, नाम भी नहीं पता होता, और वो बीमारी हमारे अंदर मौजूद होती है। तो किसी भी तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटी आप देख रहे हैं, अपने अंदर कोई एबनॉर्मल फीलिंग आप देख रहे हैं, तो आप ज़रूर जाइए, जाके उसका टेस्ट कराइए। क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना है कि हर तीसरा शख्स जो है वो इस वक्त इस मर्ज़ में मुब्तला है। टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल वाइट शुगर को छोड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, अब वो डाइट के नाम पर हो या शुगर के, क्योंकि जिनके घरों में आपके पेरेंट्स अगर डायबिटिक हैं तो अब आप वैसे ही जो है आपको पता होता है कि मुझे तो शायद ये तोहफे में मिली है सारी चीज़ें, तो आप और ज़्यादा
ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कितनी चीज़ काउंट करती है कि आपके फोर फादर्स, मे बी आपके पेरेंट्स में ना हो, फोर फादर्स में हो, उस टाइम पर तो शायद इतना डायग्नोसिस भी नहीं था कि डायबिटीज़ को जाना जा सके, बस कहते थे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कुछ हुआ था और एक इंसान जो है अब वो इस दुनिया से चला गया, इस तरह के रीजंस दिए जाते थे। तो क्या इन चीज़ों का असर होता है? देखें जी, बिल्कुल होता है। और पहले ज़माने में हकीम जो होते थे, जो प्रॉपर कर आते थे इंडिया से और कहीं से, वो हकीम होता क्या है कि वो हिकमत इसलिए ख़त्म होती जा रही है, वो ट्रांसफ़र नहीं करते थे। जैसे हम लोग तो अब सिखा रहे हैं और आगे भी सिखा के जाएंगे, तो होता क्या था, हिकमत में ट्रांसफ़र नहीं करते थे। अब जबकि हकीम बहुत अच्छे और दुनिया चलती हिकमत पे थी, मगर अब बाय द टाइम ये हुआ कि उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करना शुरू किया, तो मालूम पड़ा जी उनके कंपाउंडर साहब ने देखा कि वो पेट और उसके लिए कौन से बना के दे रहे हैं पुड़िया, तो उन्होंने भी देना शुरू कर दी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथिक एंड सो कॉल्ड हिकमत, कि अब वो लोग नहीं रहे अच्छे। अगर वो होते तो वही इलाज अब चलते हुए आ रहे होते, मगर अब यह है कि किताबें इतनी, रिसर्च आगे, बेस इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को चाहिए कि फ़ौरन अगर कोई भी ऐसी अलामत नज़र आए, डू कंसल्ट योर डॉक्टर। और एक को इतना, अब मैं तो इसको बीमारी कहता ही नहीं, इसको डिफेक्ट कहता हूँ। ये डिफेक्ट है। जैसे आप बचपन में पैदा होते हैं तो आपको ग्लासेस नहीं लगे होते, बाय द टाइम यू ग्रो तो आपको ग्लासेस लगते हैं, तो डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट ग्लासेस लगाते नॉर्मल हो जाता है। तो शुगर अगर हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, उसको ये है कि डिफेक्ट है, उसको आप प्रॉपर्ली डील करें, पेशेंट ठीक करेगा। सेम रूटीन से आप कह रहे हैं इट्स नॉट अ बिग डील। ये तो मैं तो अपने पेशेंट्स को शुगर खिलाता हूँ, कब्र में ले जाती है। नहीं, गलत बात है। यही तो हमारी, मैं इस प्रोग्राम्स में आने का मेरा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए। देखिए अपर क्लास तो समझती है सारी चीज़ों को, पढ़ती है, मगर मिडिल और लोअर क्लास को इतनी नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों के बारे में। तो यही चीज़ की अवेयरनेस के लिए आई एम ऑन योर। अच्छा, तो मतलब हाँ, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि अगर आप लाइफस्टाइल को अपने मेंटेन करते हैं, ठीक है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या बर्न कर रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज, अगर ये तीनों चीज़ें आपने, जो एक ट्रायंगल है ना, अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो आप शुगर का मुकाबला कर सकते हैं, आप डायबिटीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। जो मैंने अभी बात कही वो मैंने इस ज़ुमरे में कही क्योंकि वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती, उनकी आंखें ख़राब होने लग जाती हैं, उनको किडनी फेलियर होने लग जाता है, उनको मुख्तलिफ न्यूरोपैथी होने लग जाती है, मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज़ की वजह से जो है लोगों को लाहक होती हैं। सो अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो देन आपको सफ़र करना पड़ेगा। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी जैसा आपने बोला कि जो लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वाइट शुगर छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इफ़ दे आर डायबिटिक, उनको कंट्रोल करना चाहिए अपनी शुगर। एक दफ़ा कंट्रोल हो जाए, मैं तो अपने पेशेंट्स को खुद शुगर खिलाता हूँ, मतलब मैं शहद खिलाता हूँ, मैं वाइट शुगर भी खिलाता हूँ, मगर इन अ सम क्वांटिटी, मगर वंस उनकी बैलेंस्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर कंट्रोल हो जाए तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताएं, एक शख्स है वो फील कर रहा है कि ना उसकी तबीयत में बोझलपन है या सुस्ती है, वो जाता है और जाकर जो है वो फास्टिंग और रैंडम जो है वो अपनी शुगर चेक करवाता है। अच्छा, अब फास्टिंग भी उसकी बढ़ी हुई आती है और रैंडम भी बढ़ी आती है, वो अब उसने एक टेस्ट कराया है, अब क्या उस रिपोर्ट के बाद वो ये समझ ले कि अब मुझे जो है वो मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है या HbA1c कराना इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, वो एक बेस्ट रिपोर्ट होती है? बिल्कुल, HbA1c से पहले GTT कराना होता है, ठीक है, और उसमें हम उस टेस्ट में ये देखते हैं कि हम उसको 5 फॉर एग्जांपल लैब्स वाले उसको 200 ml पिलाते हैं ग्लूकोज, उससे पहले वो फास्टिंग ले लेते हैं, उसके बाद वो ग्लूकोज पढ़ाते हैं, 2 घंटे बाद देखते हैं। अगर 2 घंटे बाद उसका लेवल 100, 300, 350 बढ़ गया और वो 2 घंटे बाद खुद ब खुद कम हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है, तो ठीक है, ग्लूकोज उसका लिवर प्रॉपर्ली उसको कन्वर्ट कर रहा है। अगर नहीं करा तो वो सस्टेन रहेगा कहीं ना कहीं 250, 300, इसका मतलब ही इज़ अ डायबिटिक। उसके बाद फिर फर्दर हम उसको फिर भी HbA1c और मज़ीद टेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम डायग्नोस करते हैं उसको प्रॉपर्ली, और ये ट्रीटेबल है। अब ये ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब आप शुगर, आप कहते हैं शुगर खत्म हो सकती है? शुगर खत्म नहीं, देखें इट्स कंट्रोलेबल डिजीज, इट्स नॉट क्योरेबल। फर्स्ट ये कंट्रोल हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती है, मगर मैंने आपको बताया लोग बहुत सारे डिफेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी में गुजार रहे होते हैं, ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहे होते हैं। तो कितने हमारे एथलीट्स हैं, वसीम अकरम को देख लें, हमारे फवाद खान हैं, वो ये लोग, वो सारे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरे और इन्होंने बड़े अच्छे से उसको जो है वो डील किया, और ये अच्छा एक बेहतर लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करें। चॉइस ऑफ फूड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ये जो हम फूड इनटेक लेते हैं, हम चिकन खाते हैं उसमें हार्मोन्स इंजेक्ट हैं, जो हम सब्जियां खा रहे हैं उनकी वो कैसे उनकी फर्टिलिटी होती है ये आपको नहीं पता, हर चीज़ में मिलावट है। जब मिलावट हुई तो फिर बीमारियां भी बढ़ गई, और हर चीज़ ने जो है जहाँ जहाँ तरक्की की है वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी सामने आए हैं। सो ये जो हमारा फूड है, क्या ये भी शुगर की वजह बनता है? फूड ही शुगर का वजह बनता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपने जैसे पहले जिक्र किया अपने प्रोग्राम में भी बातों में,
कि जी जो पेशेंट डायग्नोज इनिशियली होते हैं तो उनको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं। ठीक है। और मैं आप ये एक अच्छी बात है कि यू आर ऑल्सो फोर्सिंग ऑन द डाइट। डाइट का बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने का, एडिंग एक्सरसाइज एंड डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इन सारी चीज़ों में। तो प्री डायबिटिक्स को डाइट्स पे हम कंट्रोल कर लेते हैं बहुत सारे, अगर वो हमारी बात माने और सुने। और डाइट का मतलब सिर्फ परहेज होता है, ये नहीं होता कि खाना खाना बंद कर दिया आपने। और जहाँ फाका नहीं है, फाका नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब कुछ खाना है। और दूसरी बात ये है सिर्फ कुछ चीज़ों को हम थोड़े दिनों के लिए स्टॉप करते हैं, जब हम नॉर्मलाइज करते हैं फिर हम खुद, मैंने जैसा बताया, मज़ा तो जब है ना जब आप शुगर खाएं। जब आप जैसे एक नॉर्मल आदमी बैठा हो वो शुगर खा रहा है, यू शुड ऑल्सो टेक शुगर। मगर ये जब हो सकता है जब आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर, जो कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल हो जाए, उसके बाद। अच्छा, आप कह रहे हैं प्री डायबिटीज, मतलब अगर आपको इनिशियली डायग्नोस हुआ है कि आप डायबिटिक हैं तो आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी विद एक्सरसाइज, जो आपकी इस प्रॉब्लम को या इस डिफेक्ट को कंट्रोल करेगी। डॉक्टर, वो डाइट क्या होगी? देखें, पहले हम एक्सरसाइज पर जाते हैं कि एक्सरसाइज इस तरह ऐड करें सिंपल, क्योंकि आजकल लोग बहुत बिजी हैं। होता क्या है, तो दो किस्म की डायबिटीज़ हैं, एक टाइप 1 है जो यंगस्टर्स में होती है, और एक 40 एंड अबव में होती है जिसको टाइप 2 कहते हैं। और 90% दुनिया में लोग टाइप 2 डायबिटिक होते हैं। उसमें है ये कि आप 5 days शुड बी डिवाइडेड, 150 minutes शुड बी डिवाइडेड इन 5 days। 150 मिनट, सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ। 150, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, हम ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब आपको प्रॉपर्ली पेपर पेन आप लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको डाइट प्लान भी बताया जाएगा, आपको एक्सरसाइज भी बताई जाएगी, कौन सी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी है जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और वो तमाम लोग जिस वक्त स्क्रीन के सामने बैठे हैं, सिर्फ आई थिंक कुछ 100 रुपयों का टेस्ट होता है। अगर आप अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में अगर आप महसूस करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकन रहती है, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम से गुस्सा आने लग जाता है, और फिर बाद में आपको एक रिग्रेट भी होता है कि मैंने गलत कर लिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप फील कर रहे हैं, क्योंकि तो आपको चाहिए कि आप डायग्नोसिस कराएं। मे भी जो है थायराइड पे भी एक प्रोग्राम करेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन डायबिटीज़ में भी अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मैं अब मेरी अम्मा भी अभी कुछ अर्से पहले डायग्नोस हुआ, तो उनके इतने मूड स्विंग्स हैं कि मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है उनको डील करना। सो आप लोग ज़रूर टेस्ट कराएँ ताकि डायग्नोसिस हो सके और प्रॉपर जो है उसको ट्रीट किया जा सके। और आज डायबिटीज़ के ही हवाले से हम प्रोग्राम करें। डॉक्टर सलमान ज़मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि एक प्रॉपर डाइट और देन एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेन पिलर जो हैं होते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो एक्सरसाइज बता दीजिए। एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है कि यू हैव टू डिवाइड 150 मिनट, 150 मिनट को आप 5 दिन में डिवाइड करें। ठीक है। और खाने से पहले या नहार मुँह आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाने के बाद नहीं करी जाती एक्सरसाइज हमेशा, क्योंकि पहले अगर आपने फूड लिया हुआ है तो पहले तो वो फूड को कट करेगी एक्सरसाइज, फिर आपके फैट पे हिट करेगी ना। तो यू शुड गो निहार मुँह, मतलब खाली पेट आपको जाना चाहिए जब भी आप एक्सरसाइज करें, सुबह में करें या शाम में करें। और 150 मिनट को डिवाइड करें 5 डेज में, मतलब ये है कि पर डे आपको 30-35 मिनट्स होगी। ठीक है। और 30-35 मिनट यू हैव टू डू अ वॉक। आप वॉक करेंगे 30-35 मिनट डेली, 5 दिन हफ्ते में। ठीक है। और 2 दिन आप रेस्ट करें। और सेकेंडली इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है शुगर में, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट में बहुत सिंपल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरी बात कन्वे हो सके। उसमें यह है कि मैं चॉइसेस दूंगा लोगों को, तो अगर लोग आपके नाज़रीन लिखना चाहते हैं तो वो पेन हाथ में ले लें। उसमें यह है कि नाश्ते में 2 प्रोटीन डाइट हमें ब्रेकफास्ट करना है। वी हैव टू डू प्रोटीन ब्रेकफास्ट। उसमें 2 अंडे की सफ़ेदी। राइट। अच्छा, ये इनिशियली अभी मैं बता रहा हूँ, आगे कभी आपके साथ फिर हमारी सिटिंग होगी तो उसमें ये होता है कि कुछ पेशेंट्स को होता है कोलेस्ट्रॉल, वो भी छुपा हुआ होता है, वो नहीं पता होता। तो पहले वो कोलेस्ट्रॉल है, और योक में, जर्दी में भी यही फैट्स होते हैं, तो मैं इसलिए पहले ही ओमिट करा देता हूँ, खत्म करा देता हूँ। तो आप कह रहे हैं एग योक नहीं लेना, सिर्फ एग वाइट लेना है, एग सफ़ेदी लेनी है कि 2 अंडे की सफ़ेदी। और अगर आप चाय पीते हैं, चाय पिएं, मगर वो शुगर फ्री होना चाहिए। या कैंड्रिल आजकल आ चुकी, कैंड्रिल का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जौ का दलिया दूध में बना सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो स्किम मिल्क में, और नहीं है तो नॉर्मल दूध में बनाए। तलबीना बनाया जी, ट्रू। उसके अलावा आप बेकरी आइटम कोई नहीं लेंगे। यू विल नॉट टेक एनी बेकरी आइटम। ये बेकरी के जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं ये आप नहीं लेंगे। नॉर्मल डबल ओटी लेना चाहें तो वो लें। अगर आप, अच्छा, ये आपने यू हैव टू फॉलो दिस टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट फॉर 5 डेज। 2 दिन ये है, 2-3 दिन आप ये कर सकते हैं कि रात का अगर कोई सालन बचा हुआ है, चिकन, मटन,
वो आप ले सकते हैं, मगर डबल रोटी से। ज़्यादातर मैंने देखा है अमूमन लोगों का होता ये है कि सुबह में नाश्ते में वो रोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो रोटी नहीं इस्तेमाल की जाएगी, ना पराठा इस्तेमाल किया जाएगा, किसी किस्म की रोटी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। गंदुम नहीं लेना, बिल्कुल गंदुम नहीं लेना, सिर्फ डबल रोटी की फॉर्म में लेना है। अच्छा, अगर लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते नॉर्मल ब्रेड भी ले, तो रात का सालन आप ब्रेड के साथ ले सकते हैं। अब इनमें से किसी भी तरीके से फॉलो करें ब्रेकफास्ट को। एक अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा खाएं, नॉर्मल खाएं, ताकि क्योंकि आपने एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाइयाँ ली हुई होती हैं फ़ौरन नाश्ते से पहले, तो ये ना हो कि आपकी शुगर कम हो जाए। उसके बाद 2 घंटे बाद आपने एग्जैक्टली 2-2.5 घंटे बाद आपने कोई फल लेना है जो सीजनल आया हुआ है, जैसे अमरूद है, ऑरेंज है, आड़ू है। बिल्कुल वो फल नहीं लेना जो बिल्कुल जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा है, जो प्योर मीठा है, जिसमें आम आ जाता है, चीकू है, और इस तरह एग्जैक्टली बहुत सारे फल हैं। मगर आप ये जो आज बनाना से भी मना करते हैं? नहीं, बनाना से मना इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं बनाना को, और वो इस तरह के आप दिन में एक ले सकते हैं, मगर जब आपकी शुगर कंट्रोल्ड हो। तो मैंने आपको बताया ना, अगर आप जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, उनको मैंने बहुत कुछ अलाउ किया हुआ है और वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो प्योर चीज़ें वो नहीं अलाउ करते। उसके बाद आपने नाश्ते के 2 घंटे बाद कोई फल लेना, ये लाजमी है आप पे। उसके बाद 2-2.5 घंटे पर अमूमन हमारे यहाँ 2-2.5 बजे खाना खाया जाता है, दोपहर का लंच किया जाता है। उसमें 1-1.5-2 चपाती, जितनी चपाती आप दोपहर में लेंगे उतनी ही आपने रात में लेनी है। अच्छा, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, मैं अपना अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं, यू विल नॉट टच राइस, मतलब चावल को हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, चावल नहीं खाना जब तक आपकी मेरे पेशेंट्स की जो है हार्डली 10 दिन में मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, विद इन 10 डेज। ये इस डाइट को फॉलो करते हुए? हाँ, इस डाइट को फॉलो करते हुए, और इसको बड़े आराम से हम कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। तो दोपहर का लंच करना है उसने 1.5-2 चपाती नॉर्मली लोग ये खाएंगे, मगर ही और शी हैज़ टू टेक, उनको अच्छा मटन, चिकन, बड़े का गोश्त नहीं खाना, मटन खानी, चिकन खानी, या सब्जी ले लें। अच्छा, जो ज़मीन में सब्ज़ी उगती है, स्पेशली जैसे गाजर है, ये प्योर, इनमें शुगर का मसला होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो इनको नहीं लेना चाहिए। उसमें शलजम है, शलजम नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें, बाकी आप सारे सब्ज़ी इस्तेमाल करें। उसके बाद शाम की चाय लेनी है आपने, वो कुछ ना कुछ स्नैक के साथ बिस्किट ले लें, वीटेबल बिस्किट आते हैं। अगर जिनको ब्लड प्रेशर है तो वो सॉल्टेज बिस्किट का ऑब्वियसली बात इस्तेमाल ना करें, तो वीटेबल बिस्किट्स आते हैं, वो 2-3 लेने ही लेने। फिर रात का खाना 8:30-9 बजे, आंधी है या तूफान है, उनको यही रूटीन फॉलो करनी है। अच्छा, ये सुबह से लेके रात तक 9-9:30 बजे तक 5 से 6 मील बनते हैं। हाँ, टोटल 5 मील्स हैं जो आपने बताए हैं। ब्रेकफास्ट है, देन फ्रूट है, उसके बाद आपने लंच लेना है, देन शाम में आपने चाय के साथ कोई भी आप एक स्नैक लेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा अवॉइड करें बेकरी आइटम्स। मैं पहले भी एक रिसर्च आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि एक जगह ऐसी भी है इस दुनिया में जहाँ पर उन्होंने बेकरीज ख़त्म कर दी हैं, और उस बेकरी को ख़त्म करने की वजह से वहाँ की आबादी में बीमारियाँ कम हो गई हैं। और हम तो सबसे आसान काम हमारा ये होता है, सुबह उठते भी हम बेकरी वाले आइटम्स खाते हुए, और रात को भी शायद टीवी देखते हुए भी हमारे यहाँ मंचन चल रही होती है। सो रूटीन ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना छोड़ना नहीं है, छोटे छोटे मील्स करके जो है वो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। ये तो डायबिटीज़ वालों के लिए थी, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं अगर वो भी इस तरह मील लें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर काम करेगा, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी होगी, और आपको मोटापा भी नहीं होगा। एक साथ जब हम खा लेते हैं ना तो बड़ा मसला होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा राइस बिल्कुल नहीं लेने, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके यहाँ अगर राइस ना बने तो वो दस्तरखान की सजावट ही मुकम्मल नहीं होती। दोपहर में और रात में लाजमी राइस चाहिए होते हैं, तो ये तो बहुत जुल्म कर दिया आपने लोगों पर। नहीं, मैंने सिर्फ 10 दिन के लिए जुल्म किया। मैं लोगों से आपकी इतनी इंपॉर्टेंट जिंदगी में से 10 दिन मांग रहा हूँ, दैट इज नॉट अ बिग डील। उसके बाद हफ्ते में आप 2-3 दिन चावल खा सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल। अच्छा, बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी नाज़रीन सुन रहे होंगे जिनकी शुगर कंट्रोल होगी, जो प्रॉपर डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन वो पानी निकाल के व्हाइट राइस ले सकते हैं, बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, 5 से 6 मील्स जो मैंने बताए हैं, इनका लेने की इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज मेन पॉइंट। वो ये है कि हमारा लबलबा बनाता है इंसुलिन, और जो को शुगर को सेल्स में लेके जाता है। किसी भी वजूहात की वजह से हम नहीं लेते मील्स, तो क्या होगा, हमारा लबलबा काम नहीं करेगा। तो हमें उसको काम कराने के लिए कि एक्स्ट्रा शुगर जो सेल्स में दवाइयों के बाद रह गई है उसको कंट्रोल करने के लिए इन लबलबा खुद काम करे, उसके लिए हमें ये बीच में इंटरमिटेंट जो है डाइट लेनी है, ताकि वो काम करता रहे। जो एक्स्ट्रा शुगर सेल्स के बाहर पड़ी है वो उठा के सेल्स में डाले। तो होता क्या है उससे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डोजेज जो है मेडिसिन का वो भी कम हो जाता है।
ओके राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें आपसे जाननी है। एक तो पहले ये कि मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं आप लोग मेरे तमाम देखने वाले भी जाते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी डायबिटिक थे, तो मैं जब उनको इंसुलिन रेकमेंड की गई तो वो उस वक्त बड़ी सिवियर कंडीशन हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले जो है वो इंसुलिन सजेस्ट कर देनी चाहिए, ताकि पेशेंट जो है जिसकी कंट्रोल नहीं हो रही मेडिसिन वो कंट्रोल हो सके। ये भी डॉक्टर साहब मैं आपसे जानूंगी कि क्या इनिशियली, क्योंकि जब आप डायबिटीज़ होते हैं स्टार्ट में तो आप बड़े उस वक्त हेल्दी होते हैं, नॉर्मल रूटीन होती है, आप मीठा खा भी रहे होते हैं, हालांकि दूसरे आपको कह भी रहे होते हैं कि मत खाओ, इसके नुकसान है, लेकिन आपको उस टाइम पर ना आपको थकन होती है, ना आपको वीकनेस फील हो रही होती है, क्योंकि ये खामोशी से अंदर ही अंदर अपना काम दिखा रही होती है ये चीज़। तो डॉक्टर साहब, क्या इनिशियली मेडिसिन से ही उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए? देखें, वो अब इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बात में। बाहर ममालिक में ज़्यादातर लोग इंसुलिन ही को तरजीह देते हैं और डॉक्टर स्टार्ट ही इंसुलिन से ट्रू बिल्कुल। अच्छा, जब मैंने आपको बताया ना जुवेनाइल एडोलेसेंट जो यंगस्टर्स को होती है, तो उनको तो रहना ही इंसुलिन पे चाहिए। उसकी वजह है, उसका रीज़न देखें, मेडिकल साइंस एक रीज़न के थ्रू बनी है। उसका रीज़न ये है कि एक इंसान अगर 20 साल में डायबिटिक डायग्नोज हो रहा है या 15 साल में हो रहा है, तो हमारे जहन में ये होगा डॉक्टर के कि यार इसने लंबी ज़िंदगी गुजारनी है। तो होता क्या है, अगर पहले उसका डिफेक्टिव है पूरा पेनक्रियाज, हम अगर उसको दवाइयाँ देते हैं तो हमें उसका डोजेज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ज़्यादा डोज में दवाइयाँ देंगे तो वो आगे जाके 5-10 साल के अंदर ही उसकी किडनीज को और दूसरे विसरास को, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट, तो वो उसको लिवर फेलियर की तरफ ले जाए, 10 साल में बंदा लिवर फेलियर की तरफ चले जाएगा। ये हमारी आवाम को नहीं पता। तो उसके लिए जो यंगस्टर्स हैं उनको इंसुलिन पे ही रखना चाहिए, और लॉन्ग लास्टिंग जब तक ताहयात है उनको इंसुलिन पे रहना चाहिए। ये मेरी खास तौर पे एडवाइस है, ठीक है। और जो अबव 40 वाले दे कैन बी ऑन मेडिसिन। बट डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी तो देखें ना, जो जीपीज हैं, जो फैमिली डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप जाते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, और मैं फिर ये कहूँगी कि मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी के तजर्बे भी जो होते हैं ना, जब आप अपनों को खोते हैं तो फिर आपको ये होता है कि नहीं, बाकी के जो अपने हैं ना वो उनके साथ रहें। सो इसलिए अगर यही बेहतर है तो फिर यही करना चाहिए। और पेशेंट्स को वो एक प्रिक दुख रहा होता है, लेकिन वो जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, जो थ्रू आउट द लाइफ आपको वो झेलने पड़ते हैं, उससे बेहतर है कि वो एक प्रिक जो है। और अब तो आई थिंक पैड्स भी आ गए, इंसुलिन पैड्स हैं, पंप्स आ गए हैं, डिफरेंट पेन्स भी आ गए हैं। अब इतने ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं रहा, और ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं कि मतलब बहुत लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। मगर बात ये है, जो सही तरीक़ेकार है हमें वो फॉलो करना है। इंसुलिन इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट डायबिटीज़। उसमें हमारा डोज भी कम रहता है और हमारे डोज हमारे हाथ में रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मीठा खाने का शौक हो और आपने खा लिया किसी दावत में, तो आप अगर 20 यूनिट लगा देंगे, आपने कहा थोड़ी ज़्यादा ये, चलो 30 लगा लेती हूँ, तो आपके हाथ में एक चीज़। अब मेडिसिन का तो आप नहीं डोज एडजस्ट कर सकती। तो नेचुरली इंसुलिन इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट डायबिटीज़। और इंसुलिन, अब मेरा नहीं ख्याल है कि इंसुलिन को लोग लेके इतना डिस्टर्ब। हाँ, दूसरी बात यह है कि देखें, हर फील्ड में क्वैक्स बैठे हुए हैं। जैसे इफ आई एम अ प्रॉपर डॉक्टर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। सो ग्लूकोमीटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। सो एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटिक पेशेंट को, उस पर भी बात करेंगे कि अगर वो हो गई हैं तो फिर कैसे ट्रीट किया जाए। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर सलमान ज़मान ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करें कि ये जो शुगर का मर्ज़ है, ये खामोशी से आपके अंदर तबाही मचा रहा होता है, आपको अपनों से दूर लेके जा रहा होता है, आपकी रूटीन ऑफ लाइफ डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसलिए अपना ख़याल कीजिए स्टार्ट में। अच्छा, ये देखें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिस तरह हम बात करते हैं कैंसर है, या अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाए, ये एकदम से होती हैं और इंसान को ले जाती हैं। लेकिन शुगर एटलीस्ट आपको मौके दे रही होती है, मुझे कंट्रोल कर लो, मुझे संभाल लो। अगर आप इसको मिस हैंडल करते हैं तो इस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो शायद ही हमें कुछ मौका दे देती है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब से मैं इसी हवाले से बात भी करी हूँ कि, और बात यही है कि अपनी रूटीन को ठीक रखें। अगर डायग्नोसिस आपका प्रॉपर हो गया, कॉम्प्लिकेशंस पे बात करें, वो लोग हैं जो नहीं कंट्रोल कर पाते, एंजाइटी बहुत है, गुस्सा बहुत है। फिर हमारे यहाँ आजकल जॉब्स ऐसी हैं डॉक्टर साहब के टारगेट अचीविंग जॉब्स हैं। इवन जो लोग सेल्स का काम कर रहे होते हैं या जिन्होंने घर चलाना है, वो एक ऐसी एंजाइटी और डिप्रेशन में है कि बैक टू बैक चीज़ें चल रही होती हैं। इसकी वजह से लोगों की शुगर ही नहीं कंट्रोल हो पा रही लाइफस्टाइल की वजह से। देखें, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लोग शुगर ऐसी चीज़ है कि लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पहले
एडवाइस किया, पहली बात तो ये है कि वो अप्रोच करें प्रॉपर डॉक्टर्स को। अगर ही इज़ नॉट अ डायबिटोलॉजिस्ट, कम से कम MBBS होना चाहिए और ये पता होना चाहिए पेशेंट को। होता है क्या है कि अगर आप हमारे रूरल एरिया में चले जाएं, जैसे सिंध हो गया और इसमें हो गया, कराची में भी अब बहुत कोएक्स बैठे हैं और बहुत सारे लोग, मैं किसी पेशे को हिट नहीं करना चाहता, जैसे होम्योपैथ है, हिकमत है, जैसे मैंने बताया, वो लोग नहीं रहे जो वो लोग थे हकीम प्रॉपर, तो बहुत लोग ट्रीटमेंट ही वो उन लोगों से, अब उनके कंपाउंडर हकीम बैठ के बैठे, दैट इज़ नॉट द राइट वे। तो पहले तो आप रिकग्नाइज करें कि आप इलाज किससे करा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मेडिसिन तो अब है ना स्टार्ट से, जिस तरह अभी आप भी बात करें कि हिकमत ने ही लोगों के लिए सारा कुछ तशख़ीस किया, मगर अब प्रॉपर लोग नहीं रहे ना, अब वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं करी। हम लोग तो पढ़ कर आते हैं यूनिवर्सिटी से, हमारी बुक्स हैं प्रॉपर, वो लोग भी पढ़ते हैं, मगर वो एक सिलेक्टिव उस बुक का पार्ट पढ़ते हैं, उनको नॉलेज आती है। जो प्रॉपर लोग हों उनके पास ज़रूर जाएं, मगर उनको भी रिकग्नाइज करें। अब मैं एक शो देख रहा था किसी में प्रोफेशन, फिर वो इसी बात पर आ जाता हूँ, मैं एक शो देख रहा था, मॉर्निंग शो, उसमें वो डॉक्टर साहब आ रहे थे एंड ही वाज नॉट MBBS अदर देन फील्ड के थे, तो वो ये क्लेम कर रहे थे मैं पैनक्रियाज ही ठीक कर देता हूँ, मतलब उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और ये मैं पता नहीं रोशन टीवी पता नहीं, हम यहाँ किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठे, बट हाँ मैं बार बार ये कहती हूँ, मैं ब्रेक में भी डॉक्टर साहब से बात करी थी कि आपको भी जो है वो थोड़ा समझदार होना चाहिए। आप जिसके पास जा रहे हैं वो क्या बात कह रहा है, आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। और जो हम लोग स्क्रीन पर बैठे हुए, हम भी पब्लिक एजुकेटर्स हैं, हमें भी आप लोगों को बेस्ट चीज़ जो है वो बतानी है, समझानी है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी जो है वो हमारी होती है और उसको अल्लाह करे कि हम निभा भी पाएँ। डॉक्टर साहब, जिनको कंट्रोल नहीं हो पाती शुगर, जिन पेशेंट्स को, उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। एक तो सबसे ज़्यादा ये कि ये जो हम बात कर रहे थे कि बहुत लेथार्जिक फीलिंग है, जिस्म में थकन हो जाना, कमज़ोरी का बहुत होना, नर्व्स जो हैं वो दुखने लग जाती हैं आपकी। तो ये जो पेन्स हैं ये, या आई का जो है नज़र का कमज़ोर हो जाना, ये बड़ी इनिशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको कैसे डील किया जाए? देखें, कॉम्प्लिकेशन एक आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। कॉम्प्लिकेशन बहुत इसकी तफसील है, मैं तफसील तो यहाँ नहीं बैठ के बता सकता, मगर देखें दो चीज़ होती हैं, एक होती है मैक्रो वेसल्स, एक होती है माइक्रो। तो अगर पहले हम मैक्रो बात करें, वो हमारे दिमाग की होती हैं और दिल की होती हैं। होता क्या है, शुगर हमारी जो वेसल्स होती हैं उसको हिट कर रही होती है, बात उसको डैमेज कर रही होती है, तो उसमें तोड़ फोड़ हो रहा होता है। तो अगर हमारी शुगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अनकंट्रोल रहे तो हमें दिमाग में स्ट्रोक हो सकता है, दिल में हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, ये जैसा आपने पहले ही आप बातों में बताया कि ये साइलेंट कातिल भी कहलाए। अगर आपको हार्ट अटैक हो, मालूम पड़ा अब्बा जी कमरे में थे, सुबह नाउजुबिल्लाह मरे पाए गए, तो वो हुआ क्या कि वो डायबिटिक पेशेंट थे, कंट्रोल नहीं थी, पता ही नहीं थी, कंट्रोल नहीं थी, और वो एकदम से हार्ट अटैक हुआ, उनको पेन ही नहीं हुआ, वो किसी को आवाज़ ही नहीं देखे और वो इंतकाल कर गए। तो लोगों को कॉज ही नहीं पता चलता। तो ये एक तो ये दिमाग में रगों का ब्लॉक करना, स्ट्रोक या रग फट जाना है, और दिल में भी हार्ट अटैक वगैरह की तरफ लीड करती है। उसके अलावा जो छोटी वेसल्स हैं जिनका आपने जिक्र किया है, वो हैं आइज़ की, उसमें ये रेटिनोपैथी करती है, उसमें कैटरैक्ट भी बहुत जल्दी कर देती है। तो इसलिए पहले आप अपनी शुगर ठीक कराएं। और शुगर प्री डायबिटिक्स में अगर ये प्रॉब्लम हो रही होती है, इनकी ब्लडनेस होती है, बिनाई जो कम हो रही होती है, अगर ये शुगर कंट्रोल करा लें तो उससे ही बड़ा फ़ायदा हो जाता है और काफ़ी लोगों की रिवर्ट बैक हो जाती है। अगर नहीं भी हो तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको पहले शुगर अपनी ठीक करानी है। अगर आपने लेज़र करा भी लिया तो भी वो प्रॉब्लम प्रसिस्ट करेगी थोड़े दिन बाद। तो प्लीज़ पहले अपनी शुगर ठीक कराएं। आइज़ में ये सारी कॉम्प्लिकेशन हैं। उसके बाद आप गुर्दों पर आ जाएँ। गुर्दों में माइक्रो वेसल्स होती हैं, तो उसमें भी ये है कि वो भी उसको डैमेज करती रहती हैं और वो रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है। और इसके अलावा पाँवों में नमनेस रहना, सुन रहना, पाँवों का तलवों के नीचे जलन रहना, तो क्या करता है, वो आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, उनकी पाँवों की छोटी वेसल्स को डैमेज करती है जाके ये शुगर। तो इसलिए शुगर का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये पैरों का सुन रहना या हाथों में नमनेस रहना, ये तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। और इवन के जो है ज़ख्म हो जाते हैं अगर पैर में, इवन चोट लगी होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है, और पेशेंट जो है क्योंकि शायद ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, या क्या रीज़न होता है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, सामने वाला देख रहा है लेकिन उस शख्स को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। इवन के नील भी अगर लग जाए ना, वो कील भी चुभ जाए तो उनको महसूस नहीं होता, और वो फिर उनका हील होना, उन जख्मों का हील होना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप उसकी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखिए। मैं तो कहती हूँ उनके पेडिक्योर्स कराइए, मैनिक्योर कराइए, उनके हाथ पैर जो हैं वो साफ़ रहने चाहिए, कोई ज़ख्म ना हो, कोई चीज़ ना लगे। ये वो मोहब्बत है, ये वो अपनायत है जो आपको अपने बड़ों को देनी होगी, क्योंकि अगर ज़ख्म हो जाते हैं तो उसमें हील नहीं हो पाते डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इसमें अगर ज़ख्म हो जाए, अगर शुगर अनकंट्रोल रहे तो वो हील नहीं पाते, गैंग्रीन में तब्दील होते हैं और हमें फिर पाँव काटना पड़ता है। तो जब भी आपको ज़ख्म हो, डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए अपने फुट्स का बड़ा ख्याल रखें, मोज़े पहन के रखें, सॉफ्ट शूज़ पहने, जो भी शूज़ पहने उसको 1 इंच बड़ा होना चाहिए ताकि बिग टो या उंगलियाँ नहीं उसे अंदर टकराएं। सॉफ्ट शूज़ लें
और शुगर कंट्रोल में रखें। और अगर कंट्रोल में नहीं हुई और आपको कोई जख्म हो गया तो वो हील नहीं होगा जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। राइट। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इंसुलिन भी यूज़ कर रहे होते हैं और मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल अपनी तरफ आई डोंट नो कि उनको कौन सजेस्ट करता है या वो खुद, क्योंकि इतनी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि हम खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। हमें खुद पता होता है कि हम किस लेवल से गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कंडीशन है या ऐसे लोग हों जो देख रहे हो, अगर वो ऐसा कर रहे हो तो आप उनको क्या कहेंगे? देखें, बात ये है, उसके लिए मैं किसी की डोजेज को तो नहीं छेड़ सकता। दे शुड कम टू अस, हमारे पास आ जाएं, हमारे सेंटर पे, और चेकअप कराएं, प्रॉपर टेस्ट कराएं, तो ये एडजस्ट हो जाती हैं चीज़ें। मगर इंसुलिन के साथ बिल्कुल हम दवाइयाँ देते हैं। वो दवाइयाँ होती हैं जो मेटफॉर्मिन ग्रुप होता है, जो एक्स्ट्रा शुगर पड़ी होती है इंसुलिन कम करने के बाद जो सेल्स के बाहर, उसके लिए वो सेल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन ग्रुप होता है, बहुत, मैं ब्रांड नेम नहीं लूँगा उसका, तो वो क्या करती है, वो एक्स्ट्रा शुगर को उठा के डालती है सेल्स में, जो इंसुलिन ने कम करने के बाद बची होती है। तो इसलिए हम वो बीच में दवाइयाँ डालते हैं। मगर होता है क्या है, इंसुलिन के अलावा लोग एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाइयाँ भी डाल देते हैं, वो दैट इज़ रॉन्ग। तो वो अगर हमने कॉल्स ली होती हैं, ऐसा कुछ किया होता है, तो फिर हम इसका जवाब सही से दे पाते हैं। अच्छा, यही जो प्रॉब्लम है, अच्छा ऐसा भी होता है कि रात को अक्सर लोग जो है वो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लाजमी आप 8-9 बजे अपना मील ले लें ताकि प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए, देन आप जो है वो आप अपने स्लीप की तरफ, नींद की तरफ बढ़ें। लेकिन जब आप रात को इंसुलिन लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, अक्सर सोते हुए लोगों की शुगर लो हो जाती है, और उसमें वो बहुत प्रॉब्लम है कि सोते में आपकी शुगर लो हो गई और फिर इतनी बुरी हालत हो जाती है। जिस तरह हाई शुगर जो है वो नुकसानदेह, इस तरह जो लो हो जाती है वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन जो है वो क्रिएट कर जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या करे? उसने तो अपनी डोज लेनी है, लेकिन रात में उसकी जो है वो शुगर लो हो जाती है। आपको शाबाशी देना चाहिए मुझे कि आपको इतनी नॉलेज है एज इक्वलेंट टू डॉक्टर। बात यह है कि होता क्या है, मैंने जैसे अर्ज किया, ज़्यादातर डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि वंस यू आर फॉलोइंग द मील, तो रात 8-9 बजे आप खाना खा लें। होता क्या है, वो 10-11 बजे पेशेंट सो जाता है, तो सुबह जब उठेगा 8 बजे 9 बजे, तो बीच में बहुत गैप आ गया, और आपने एंटी हाइपरग्लाइसेमिक लिए, तो होता अमूमन लोगों को 4-5 बजे करीब थकावट, घबराहट ये शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि रात सोने से पहले कुछ ना कुछ मील लेके सोएं, जैसे बिस्किट्स या चाय या कुछ भी, दूध, ये कुछ ना कुछ लेके सोएं, ताकि वो आपको सुबह 8-9 बजे तक कुछ नहीं, गैप बहुत आ जाएगा ना, 4 से 6 घंटे से ऊपर आएगा, तो क्या होगा कि वो शुगर डाउन करना शुरू कर देगा। और हाइपोग्लाइसीमिया, अगर एक निहायती लेवल कम हो जाए हमारा शुगर का, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और वो भी पेशेंट के लिए बहुत निहायती खतरनाक होता है, और उससे हम कोमा में भी जा सकते हैं। तो कभी भी लोगों को घबराहट हो, रात में इस तरह पसीने आए और उन्होंने 8-9 बजे दवाई खाई है और सोने से पहले कुछ नहीं खाया और 4-5 बजे ऐसा हो रहा, तो कोई चॉकलेट या कोई ऐसा बिस्किट रखें ताकि उससे फ़ौरन वो रिकवर होएं और फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा, शुगर जो लो होने लग जाती है, एक क्या एवरेज है जिस पर आपको ये होता है कि अब इस लेवल से नीचे जा रही है, तो इट्स मीन कि अब जो है वो आपको कुछ मीठा इंटेक करना है ताकि आप उसको कंट्रोल नॉर्मल। देखिए, 100 से 120 से 100 से नीचे जाएगी ना, तो होता क्या, अमूमन की ज़्यादा शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब मैंने चेक की 90 थी, डॉक्टर साहब मैंने चेक की मेरी 80, तो ये ज़्यादातर अपने बिलो 120 अगर जाना शुरू करे तो पेशेंट हाइपो की तरफ जाना शुरू करता है, और उसको ये अलामत आने शुरू हो जाती हैं जो मैंने बताया। तो उसके लिए कोई मसला नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप उसके लिए अपने घर में कोई बिस्किट, मीठा या कोई चीज़ तो होगी, फ़ौरन जाएँ खा लें, या कोई शरबत बना के पी लें, तो वो रिकवर हो जाएंगे आप उसके बाद। फिर आप ये सोचें कि क्यों हुआ, ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि रात में सोने से पहले आप कुछ ना कुछ खा के सोएं, लाइट सा कुछ ना कुछ। आपने 8-9 बजे खाना खाया, 4-5 बजे, तो 7-8 घंटे का डिफरेंस आ गया, और 8 बजे तक 10-12 घंटे, तो हाइपो में तो जाएंगे आप। एग्जैक्टली। तो आपको जो है, एक तो फिर आप सुबह उठिए जल्दी और नमाज़ पढ़िए, कुछ ब्रेकफास्ट कीजिए अच्छा सा, या पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप वॉक करके आइए। ये तमाम चीज़ें जो है ना, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको फ़ौजी ज़िंदगी गुजारनी होगी। आपको हर चीज़ को, अपने दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप ये बोले नहीं मैं तुम्हारा ख्याल तब रखूँगा जब मैं अपना ख्याल रखूँगा। सो ये आप समझें, आप प्लेन में एक लाइफ गुजारे हैं जहाँ पर आपने पहले अपनी सेफ्टी जो है वो रखनी है, उसके बाद आपने अपने बराबर वाले की मदद करनी है। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है, ये वही सब चीज़ें हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको कैसे डील करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी कि हम अभी जिक्र कर रहे थे ऐसे लोगों का जिनकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, ठीक है। हमने तो ऐसे भी लोग देखे जो बच्चे जो बाय बर्थ जो है वो डायबिटिक हैं, ये जिस टाइप का आप जिक्र कर रहे थे। इंशाल्लाह उस पर भी एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे कैसा क्यों होता है। लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद है वो ऑन रिस्क तो हैं, सब यही कह रहे होते हैं कि फैमिली में हुआ है तो तुम्हारे साथ भी होगा। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी में शुगर नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी में उनको
डायग्नोज हो जाता है किस तरह का प्रॉब्लम है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की आती हैं। सो ऐसे बच्चों को किस तरह अपनी लाइफ को डील करना चाहिए, या कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उनको कराते रहना चाहिए कि अल्लाह ना करे उनको ये आइडिया होता रहे कि हम जो है डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए जी, अगर आप यंगस्टर हैं और हेरिडिटरी, जैसा आपने अर्ज़ किया, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के लिए, तो उसके लिए यही सारे टेस्ट हैं जो हमने पहले जिक्र किया है, लेबोरेटरी टेस्ट, वही आपने फॉलो करने हैं। उनको हर 3 महीने बाद आप कराएं, कोई ना कोई आपका फिजिशियन होना चाहिए जो आपको कराता रहे। और अगर डिफेक्ट हो भी जाए तो कुछ नहीं है भाई, ये नॉर्मल है। मेरे लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, और मैं तो खुद आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं तो अपने पेशेंट्स को मीठा खिलाना एडवाइस शुगर इज़ कंट्रोल। बात यह है कि बस आप इस बात का ख्याल रखें कि जिस इंसान के पास जाएं वो प्रॉपर डॉक्टर और प्रॉपर तरीके से आपका इलाज करें, ये आपको पता होना चाहिए, किसी क्वैक के पास ना जाए। सही, लेकिन बात वो है ना कि डॉक्टर भी आपको अच्छा मिल जाए, लेकिन आप अपने आप से खुद कितने सिंसियर हैं। जितना आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अपनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपके परेशान होने से अगर दुनिया के मसले हल होते हैं तो आइए आप सब आ जाए, हम यहाँ बैठते हैं और बैठ के परेशान होते हैं, रो लेते हैं। ना रोने से ना परेशान होने से मसले हल नहीं होते, परेशानियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टीपल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक शख्स है वो शुगर का मरीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको कोलेस्ट्रॉल भी है, अल्लाह ना करे अगर हार्ट का मर्ज़ भी है, तो आप सोचें वो एक चाहे उनके साथ और खाने पीने की चीज़ हो ना हो, एक दवाइयों का एक पूरा बॉक्स जो है वो साथ चल रहा होता है। सो इस लेवल पर ख़ुद को ना लेकर आइए कि आपको खाने की जगह भी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े। और ये सब चीज़ें जो हैं उनमें सिर्फ आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना और आपकी सोच जो है वो बहुत काउंट करती है। डॉक्टर साहब ने बात ही शुरू इससे की थी कि मुस्कुराइए। एक तो ये सदका है, आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं तो उसके लिए आप एक अच्छी शख्सियत बन जाते हैं। तो इसलिए मुस्कुराते रहिए ताकि परेशानियां जो हैं वो कम हो सकें। डॉक्टर साहब, मल्टीपल डिजीज़ जब होती है एक शख्स को तो उसके लिए तो और रिस्क बढ़ जाता है कि आपने एक कॉम्प्लिकेशन को ठीक किया तो दूसरी प्रॉब्लम हो गई। देखिए, शुगर जो है ना वो सारी डिजीज़ की वालदा कह लें आप। हाँ। मतलब अगर आपको शुगर है तो आपको हाइपरटेंशन भी आगे जाके होगा। ठीक है। अगर आपको शुगर है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लाजमी बढ़ेगा, ये बात आप मेंटली तैयार रहें। तो इसलिए इनिशियली शुगर को आप कंट्रोल कर लें थ्रू डाइट, थ्रू एक्सरसाइज। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि प्री डायबिटिक्स को मैं डाइट्स पे कंट्रोल कर लेता हूँ, मगर मेरे फिर बहुत सख्ती है, मतलब मैं उनका फिर डंडा होता है मेरे हाथ में और मैं उनके पीछे पीछे होता हूँ। यू शुड बी कंसर्न विद योर पेशेंट ना, पेशेंट के साथ आप कंसर्न रहें, और पेशेंट को भी ये बात समझना चाहिए कि हम उसके लिए कर रहे हैं, और उसको भी अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए, जब ये बेहतर होगा। वरना ये दिस डायबिटीज़ वैसे तो कंट्रोलेबल है, क्यूरेबल है, कंट्रोलेबल है और डिफेक्ट है। अगर आप इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो अनकंट्रोल पेशेंट्स को लेंगे तो मैं तो ज़िंदगी वो फिर मेरे लिहाज से तो मुर्दा गुजार होते हैं, मगर वो ज़िंदा होते हैं, मगर वो इतनी टेंशन में, स्ट्रेस में, उलझन में, कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम में है। तो उनको प्लीज़ अपने आप को क्योर करना, कंट्रोल करें शुगर को। हाँ, और आप देखें कि 300, 350, 400 शुगर होती है। हम आदी हो गए हैं, हमने अपने जिस्म को ना, अल्लाह ने हमें इस तरह का बनाया है कि हम साइकोलॉजिकली जो अपने आप को मैसेज देते ना, हम उसी तरफ चलने लग जाते हैं। सो मैंने मतलब इस तरह के लोग हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो कहती हैं क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता, मुझे कुछ हो नहीं रहा। 300, 350, 400 शुगर पे दांतों में दर्द हो रहा होता है, खाना चबाया नहीं जा रहा होता है, जिस्म सुनवा हुआ होता है, लेकिन नहीं, हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगा, सब ठीक है। ये जो हमने दोस्ती कर ली है ना इस मर्ज से, ये दोस्ती नहीं करनी, हमने इसके ख़िलाफ़ खड़े होना है और हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। आज मुझे नहीं पता आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम से क्या चीज़ सीखी या क्या चीज़ नहीं सीखी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप से जो है वो सिंसियर हो जाए, अपना ख्याल कीजिए, तभी आप जो है वो दूसरों का जो है वो ख्याल कर सकेंगे। और इस मर्ज़ से जो है वो हमने मिलकर बचना है। डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है कि हर तीसरा शख्स, और मैं ख़ुद अपने घर में जो है वो ये चीज़ देख रही हूँ, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, हम अपनी सोसाइटी से इस ग्राफ को नीचे ला सके। कोई ऐसी एफ़र्ट, कोई कैंपेन चलाई जा सके जिससे हम शुगर के मर्ज़ से बच सकें। देखें, लोग बहुत सारे इस फील्ड में काम कर, मैंने पहले भी जैसे आपको प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बताया था कि मैं ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये 2 दिन फ्री मैं अपने सेंटर पे होते हैं, मैंने फ्री रखे हुए हैं। जो मुस्तहक हैं वो आएँ, उसमें मुझे दिखाएं, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ट्यूसडे और सैटरडे फ्री चेकअप करूँगा। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट को थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ अफसोस की बात है नहीं करती। और तीसरी बात ये, प्लीज़ इसको कमर्शलाइज़ ना करें। लोगों ने इसको इतना कमर्शलाइज़ कर दिया
कि अब डॉक्टर को लोग उस निगाह से नहीं देखते जिस तरह पहले दिखते थे। तो और पेशेंट्स को भी चाहिए कि रिकग्नाइज़ करें कि वो किसके पास जा रहे हैं। मैं खुद अब ये कहती हूँ कि आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लिया कीजिए, कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, और अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह हम इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स भी आपके लिए करेंगे। अभी एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।